अच्छा, तो अब हम ना बाकी पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो अब इस चैप्टर, ये वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले चैप्टर के लिए तो मैंने निंजा नेट की वीडियोस कही थी ना, ये वाला जो चैप्टर है ना, इसके लिए अंदर आपने एक तो ब्रेनलेस की वीडियोस देखनी है, और ब्रेनलेस के अलावा ना ये जो सारा यूरिन कंसंट्रेशन वाला है, इसके लिए आपने डॉक्टर नजीब की वीडियोस लाजमी देखनी है। बहुत अच्छा समझाता है, बहुत आसान करके ये समझा देता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर बहुत ज़्यादा सिनेरियोज इससे बनाते हैं कि यानी बंदा जो है वो ना सर्दियों में है तो उसका यूरिन किस तरह का निकलेगा, तो सर्दियों में आपका डाइल्यूट यूरिन निकल रहा होता है। गर्मियों में खड़ा हुआ है बंदा, उसको गर्मियों में क्या होता है भाई, परस्पायरेशन हो रही है, उसको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी वहाँ से निकल रहा है, तो यूरिन कंसनट्रेटेड बनेगा। इसी तरह क्या कहते हैं, लेकिन अगर आपके पास ना विंटर में उसने फास्ट कर लिया है, तो विंटर में फास्ट जब करेगा तो ना इनपुट तो नहीं आ रही होगी ना, फिर उसके बाद यानी सुबह सैरी के वक्त तो फिर भी चलो उसका डाइल्यूट यूरिन होगा, लेकिन बाद में फिर ना उसका कंसनट्रेटेड यूरिन विंटर में भी बनेगा अगर फास्ट की कंडीशन है। ये सारी चीज़ें होंगी। इसमें एक आपसे एंटी डायूरेटिक का रोल बहुत पूछा जाएगा, तो एंटी डायूरेटिक का रोल आपको अच्छे से आना चाहिए कि किस तरह एंटी डायूरेटिक का रोल क्या होता है, किस तरह वो कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने में मदद करता है, किस तरह डाइल्यूट यूरिन में मदद करता है। फिर आपसे ओवरऑल पूछा जाता है डाइल्यूट यूरिन किस तरह बनेगा, तो उसका ये डाइल्यूट यूरिन बनाने का ना, ये मैंने पूरा का पूरा ना मैकेनिज़्म था, उसको सारे को ना एक ही पेज के ऊपर यूं करके ना, यानी बिल्कुल सेगमेंट्स वाइज डाइल्यूट यूरिन किस तरह बनेगा, पहले उसका ये बताया हुआ, फिर पीसीटी के ऊपर क्या होगा, फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, फिर उसके बाद ना, बल्कि नहीं इसको हम यूँ कर लेते हैं, एक सेकंड सिर्फ, हाँ, फिर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे यूँ देख लो अगर, तो ना असेंडिंग लिम्ब में क्या होगा, फिर डीसीटी के अंदर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में क्या होगा, और फिर होगा लार्ज अमाउंट्स ऑफ यूरिन, ये कर लेना, और साथ में फिर क्या कहते हैं कि डायग्राम कर लेनी है। ये कर लेंगे तो आपका ना पूरा अच्छे से सवाल अटैम्प्ट हो जाएगा। तो आपको ये लाजमी आना चाहिए कि किस तरह आपको डिलीवर। इसके अलावा यूँ पूछ लेते हैं, वही क्लाइमेट से रिलेट करके पूछ लेते हैं कि यूरिन कंसनट्रेटेड बनता है हॉट क्लाइमेट में, उसका सिनेरियो पूछ लेते हैं, उसमें एडीएच भी लिखना होता है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर भी लिखना होता है। ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन आपको यूँ आनी चाहिए, ये है इसकी डेफिनेशन, और इसका फार्मूला कर लेना और वैल्यू भी कर लेना। फिर आ जाता है कि सी वाटर जो है वो डिहाइड्रेशन क्यों करती है, उसका इस पैराग्राफ में जवाब लिखा हुआ है। इसको मैंने यूं करके ना एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में ना कर लिया था, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये फार्मूला यहाँ किताब में ऐसे नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने आसानी के लिए बनाया हुआ है, तो ये देख लेना, आसानी से आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी किस तरह आपके पास ना सी वाटर डिहाइड्रेशन करती है। तो उसके बाद आ जाता है, अब आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूछते हैं, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है कि कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताएं, तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स बेसिक होती हैं, ये पता होनी चाहिए। हमारे पेपर में भी ये सवाल था, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, उसके बाद उन्होंने कहा था इसका पूरा फिजियोलॉजी बताएं, तो उसमें ये सारा का सारा ये डायग्राम भी बनानी थी, और ये भी अब ये डायग्राम क्यों समझ नहीं आ रही होती कि इस डायग्राम के अलावा क्या लिखें, ये सारा का सारा इस तरह करके मैंने ना स्टेप वाइज लिखा हुआ है। इसी तरह आप लोग भी अगर लिख लेंगे, मैंने पेपर में इसी तरह प्रॉफ में लिखा है, तो साथ डायग्राम बना था, तो साथ ही उसका स्टेप उसी को करके यूं करके ये 3 स्टेप्स यहाँ यूं है, और उसके बाद बाकी ये चौथा, और ये उसके बाद ये छठा स्टेप भी हो गया। हाँ, बाकी ये पीडीएफ में सारा आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, अगर बनाई तो बनेगी, टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, उसके बाद हमारे पास ना अगला ये यूरिया ना कंट्रीब्यूशन जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूरिया रिसाइकलिंग, ये ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये ट्रांसपोर्टर्स एडीएच पे डिपेंड कौन से वाले करते हैं, 1 और 3, ये दोनों जो है करते हैं, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये बताओ। रिसाइकलिंग ऑफ यूरिया वैसे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। फिर ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर के साथ काउंटर करंट एक्सचेंज, यानी आपके पास जो ये ना एक होता है, ये जो सारा ना साथ में इंटरस्टिशियम है ना, इसकी जो आपके पास ऑस्मोलैरिटी है ना, उससे एस्टेब्लिश जो है वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर करता है। ठीक है, लेकिन उसको मेंटेन जो है वो काउंटर करंट एक्सचेंज करता है। तो ये काउंटर करंट एक्सचेंज जो है वो ये है, इसकी भी आपको डायग्राम भी आनी चाहिए ये। उसके बाद ये अलग से यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है कि आप वो चेंजेस बताएं ऑफ द रीनल ट्यूब्यूलर थ्रू आ डिफरेंट ट्यूब्यूलर सेगमेंट्स, तो ये सारी की सारी उसके ऑस्मोलैरिटी के अंदर चेंजेस आ रही हैं, तो ये आपको ये वाली आनी चाहिए। फिर आ जाता है आपको जिस तरह के डाइल्यूट यूरिन का हमने बनाया था, तो कंसनट्रेटेड यूरिन का भी उसी तरह ही होगा कि प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूँ होगा, आपने यूँ ही लिखना है। और उसके बाद फिर यूं करके असेंडिंग लिम्ब में ये होगा, और फिर अर्ली डीसीटी में यूं होगा, ये सारा। ठीक है, इस तरह करके लिख लोगे तो ये मैंने इन्हीं से ही शॉर्ट लिस्ट करके बातें लिखी हुई हैं। वैसे बीआरएस में भी ये बातें ना यूं करके दी हुई हैं, वहाँ से भी देख सकते हो, इसको ना बीआरएस से एक दफ़ा रीड करके देख लेना। उसके बाद फिर ना
इधर से ये सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से यहाँ लिखी हुई है इसके कॉजेज, अफेक्ट्स, ट्रीटमेंट, कॉजेज, अफेक्ट्स, फिर इसके ट्रीटमेंट और ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये करना यहाँ पे भी करोगे, एंडो में भी करोगे, दोनों में इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है आपके पास ये कि ऑस्मो रिसेप्टर है, ये ना तो ऑस्मो रिसेप्टर किस रिफ्लेक्स के थ्रू काम करते हैं। तो ये वाला यही है कि आपके पास ना रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इस वाली होती है, मैंने BRS से बनाया हुआ है, सेम ऐसा ही यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ना ऑस्मो रिसेप्टर ADH फीडबैक सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे यहाँ से आगे ये सारी बातें बस फजूल सी स्टार्ट होती हैं, आपको ये बस पता हो कि कौन कौन से रीजन से ADH रिलीज़ होता है, तो ये वाले रीजन कुछ एक्स्ट्रा भी लिखे हुए हैं, तो ये वाले कर लेना। उसके बाद फिर ये वाला टेबल कर लेना है कि ADH कंट्रोल किस तरह होता है, ये वाली चीज़ें भी, ये वाले 2 हाईलाइटेड वर्ड्स भी कर लेना। फिर ये थर्स्ट किस तरह कंट्रोल होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना। फिर ये थर्स्ट के सेंटर्स कौन से हैं ये आपको पता हो। उसके अलावा आपके पास ना यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्या होता है ये आपको लाजमी पता हो। ये डिजीज़ जो हैं ये आपको पता हो, पॉलीडिप्सिया, एडिप्सिया और ना हाइपोडिप्सिया, ये पता हो। उसके बाद आगे वाली ये बातें फजूल हैं, ये सारी बातें फजूल हैं। ये चैप्टर हो गया। उसके बाद ये वाला चैप्टर जो है ये तो बस ना करने के बराबर है। इसमें से ये आपको डायग्राम करनी है कि इतनी इसकी कंसंट्रेशन है। उसके बाद मैंने यहीं पे ये इसकी कंडीशन लिख दी हैं। खैर इसकी कंडीशंस आपको ना यहाँ इस टेबल में मिल जाएंगी। और ये हमारे बायोकेम के अंदर भी ना हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया की ना कॉजेज़ पूछ लेते हैं, तो यही वाली उसमें लिखना, तो ये याद अच्छे से कर लेना। फिर पोटेशियम के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह आपके पास इसकी ट्यूब्यूल ना एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ से कितने कितने % होती है, फिर किस मैकेनिज्म से होती है, तो ये पता हो। ROMK का पता हो, ये BK का पता हो, ये नीचे लिखी हुई है सारी, ये सारी चीज़ें पता हो। ये सारी फजूल बातें, कुछ नहीं करने की ज़रूरत इसमें से, नहीं कुछ में, बस यहाँ से ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेना कि क्रोनिक एसिडोसिस जो है उसमें आपके पास लॉस ऑफ पोटेशियम यानी हाइपोकैलीमिया हो जाता है। और ना जो आप एक्यूट एसिडोसिस होता है उसके अंदर आपके पास ना हाइपर कैलीमिया आ जाता है। ये वाली बात भी करना। फिर कैल्शियम का रीनल के अंदर क्या काम होता है, तो ये सारा का सारा ये देखा। खैर इसके बाद ये पहले 2 पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हैं जो इनमें कोई बात काम की लिखी हुई है, और ये वाला फ्लो चार्ट और ये वाली डायग्राम ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई ऐसी चीज़ें इसमें से इंपॉर्टेंट है नहीं, वही बातें रिपीट हैं। जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो लाइनें एक आध दफ़ा पढ़ना। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना है। कैल्शियम का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये करना है। बाकी ये बस लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कुछ करना हो इस चैप्टर से और तो यही कर लेना। बाकी ये सारा छोड़ देना, इसमें से कुछ कभी ना आता है ना आएगा। ये देख लेना एक दफ़ा कि ड्यूरिंग क्रॉनिक ना ओवर स्क्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन आपके पास ये ना वो कौन सिंड्रोम वाली बातें यहाँ पे हैं, तो वो एक दफ़ा एक नज़र इसको देख लेना बस। बाकी नेफ्रोटिक सिंड्रोम यहाँ पे भी आता है, इसको यहाँ से भी पढ़ना है, यहाँ पे भी क्योंकि अच्छा लिखा है। वो जो मैंने लिवर सिरोसिस के अंदर एडीमा हो जाता है वो वाला भी यहाँ पे बात लिखी है, इनको यहाँ से पढ़ लेना। और उसके बाद फिर ये चैप्टर कंप्लीट है। फिर ये एसिड बेस वाला चैप्टर जो है ना, इसमें से एक तो यहाँ पे ना मैं कुछ बेसिक बातें लिखी हुई हैं। इसके लिए मैं अगर कोई वीडियो रिकमेंड करूँगा ना तो वो बाइट साइज मेड की वीडियोज़ हैं। एसिड बेस बैलेंस की बाइट साइज मेड की वीडियोज़ छोटी सी हैं और बहुत अच्छी हैं, बहुत आपको प्योर कॉन्सेप्ट दे देती हैं। बाइट साइज मेड्स की वीडियोस देख लेना। पीछे वालों के लिए भी ना अगर रिव्यू करना हो तो बाइट साइज मेड की वीडियोस अच्छी हैं। मुझे मैंने उसी से बातें नोट की हैं। बाकी खैर ये सारी बातें जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं। बस इसमें से ये बाइकार्बोनेट बफर, आपको ये पता हो कि आपकी बॉडी के अंदर ना ये कौन कौन से ना केमिकल बफर्स होते हैं और ना रेस्पिरेटरी और ओवरऑल आपके बफर्स कौन से होते हैं जो कि आपके ना ये एच पॉजिटिव स्क्रीशन यानी pH को जो रेगुलेट करते हैं, तो ये वाले आपको पता हो बफर्स। उसके बाद बाइकार्बोनेट बफर में बस ये आपको इक्वेशन और इसके ये वाली बात पता हो, इस तरह करके आपको पता हो। बाकी ये सारी बातें बहुत एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं, इतना ज़्यादा कभी भी इनमें से नहीं पूछते हैं। ये फॉस्फेट बफर हो गया, इसका भी बस बेसिक आपको ये फार्मूला और इक्वेशन ही आती है और बेसिक यूज़ आपको पता हो कि ये इंट्रासेलुलर और यूरिनरी बफर है, ये सिर्फ इंट्रासेलुलर बफर है। इसके अंदर क्या होता है, इसका मैंने ना एक पूरा का पूरा ना पेज बनाया है, वो मैं आपको शेयर करूँगा। एसिड बेस वहाँ से हो जाता है। बाकी सत्या में आपने फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ा हुआ है। खैर ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। हाँ बस ये सारी भी बातें वही कॉन्सेप्चुअल हैं, वो वीडियोज़ देख लेना, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर बस कर लेना। असल ये चैप्टर यहाँ से रीनल कंट्रोल से स्टार्ट होता है। अभी जो रीनल सिस्टम का कंट्रोल है ना, उन्होंने कहा है यहाँ से अब ये स्क्रीशन ऑफ एच पॉजिटिव और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCl किस वजह से होता है, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है।
आपको ये भी पता हो सारा का सारा। ये यहाँ से आपके पास ये वाली डायग्राम लाजमी करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा आगे ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी करनी है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी करनी है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको तो रट लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है। फिर ये आगे आपके पास क्रॉनिक एसिडोसिस ना NH4 पॉजिटिव की एक्सक्रीशन हो रहा था, ये इंपॉर्टेंट MCQ और इसका कॉन्सेप्ट लाजमी यहाँ से आगे से पढ़ लेना। फिर रेगुलेशन जो है, तो रेगुलेशन जो है वो ये वाले दोनों ये टेबल लाजमी कर लेना। उसके बाद फिर कुछ कहते हैं कि वो आपके पास ना कौन सी जगहों पे ना, यानी अगर ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस किन जगहों की लियन से होता है। तो अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स की लियन हो जाए, GIT की एड्रिनल लिवर किस तरह हो जाए, तो ये सारा मैंने वो लिखा हुआ पास पेपर का सवाल है। उसके बाद हमारे पास ना अगर हम देखें तो ये ना आपके पास ना मैंने बनाया हुआ है कि एसिडोसिस और ना वो सारा का सारा है, क्या है भला, हाँ जी, वो जो एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स हैं ना, उनके अंदर क्या आपके पास ओवरऑल आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। ये मैंने ना इसके लिए वो देखा था, एक USM में लिखा ना फिजियो का लेक्चर है, PHYSEO फिजियो, उसका मैंने देखा था लेक्चर। उसने सारा बहुत अच्छा एसिड बेस कराया था। तो ये उसकी सारी की सारी ये ना एंड में, चैप्टर के एंड में ये मैं दिखाऊंगा कहाँ लिखी हुई है ये सारी चीज़ें, ये सारे इसकी ना। और ये MCQ में कॉजेज पूछी जाती हैं, ये लूप डायूरेटिस एंड वॉमिटिंग के अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिक अल्कोहोलिसिस इस तरह करके बताया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बस बाकी इसमें से ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, किताब में अगर देखें ना तो ये देखो यहाँ पे ये सारे डिसऑर्डर्स लिखे हुए हैं, ये टेबल एक बना हुआ है। और ये ना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और इसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, ये सारे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सिनेरियो भी बनते हैं और इनकी कॉजेज अगर देखी जाए तो ये इन्होंने सारी की सारी कॉजेज लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी कॉजेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस अलग से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इसकी ये टाइप्स लिखी हुई हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 4, तो इनका डिफरेंस भी आपको पता हो। उसके बाद अगर हम देखें, ये भी हो गया। आगे ट्रीटमेंट इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, ये वो पेज था जो मैं कह रहा था। इसके अंदर अगर हम देखें तो इधर आप खुद देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे वो बफर सिस्टम को ना बहुत शॉर्ट करके लिखा हुआ है, क्योंकि इतना सही काफ़ी होता है आपके लिए। उसमें भी, बायोकेम में भी और इसमें भी। फिर आगे ये ना रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले जो हैं बातें, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, उसका मैंने यहाँ पे बस ये 2 फ्लो चार्ट्स के अंदर सारा का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर ये हीमोग्लोबिन वाला के ना अलग से किया, क्लोराइड शिफ्ट इसमें से पूछ लेते होते हैं। फिर रीनल मैकेनिज्म की जो डायग्राम्स किताब में थी वैसी उसको सिंप्लीफाई करके आप इस तरह भी बना सकते हो डायग्राम्स, तो ये भी देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एंड में ये उसकी कॉजेज़ हो गई, ठीक है। ये कॉजेज़ देख लेना, ये कॉजेज़ ये मैंने एंड में जो लिखी हुई है सारी इकट्ठी करके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत MCQs आते हैं। हमारी जो असेसमेंट थी उसमें सारे के सारे MCQs इन्हीं कॉजेज़ से भरे पड़े थे। एंड में ये 9 गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 9 गैप लाजमी कर लेना, इसका ये फार्मूला भी, डेफिनेशन भी। और उसके बाद फिर यहाँ पे देख लेना ये वाला सर, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल है 9 गैप हो गया, और इसके अलावा ना इंक्रीज 9 गैप की कॉजेज़, ये सारी वही इसके लिए निमोनिक्स हैं जी, मड पाइल्स और हार्ड है। आप कोई भी लेक्चर देखोगे उसमें यही, क्योंकि ये इसके इसी तरह याद रखे जाते हैं। वॉमिटिंग का किसके ना, वॉमिटिंग ऑफ द गैस्ट्रिक के अंदर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है, पहले तो हो जाता है जनरेशन, उसके बाद उसको मेंटेन इस तरह किया जाता है। तो ये वाला भी आपसे पूछ लिया जाता है, ये भी शायद BRS से बनाया था। ये हो गया। आगे आपके पास डायूरेटिक्स आ जाती हैं। डायूरेटिक्स का आपके पास ना, खैर मैंने ये बनाया था लेकिन इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, मैंने बहुत डिटेल में कर लिया था, इतनी डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं, फार्मा का टॉपिक है। आपने ये टेबल अच्छे से रट लेना है, बस आपका काम हो जाएगा, ये टेबल अच्छे से रट लेना और कुछ नहीं करना। फिर इधर से बस एक दफ़ा पढ़ लेना कि कौन कौन सी किडनी की इंजरी की 2 टाइप्स हैं, कि एक्यूट, क्रॉनिक, फिर एक्यूट की आगे 3 टाइप्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आगे ना ये टेबल देख लेना, इसके अंदर सारी की सारी कॉजेज़ लिखी हुई हैं। ये प्री रीनल के ना AKI की कॉजेज़ हैं, ये इंट्रारीनल की ये पूछी जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मैंने ना एक्सप्लेन किया हुआ है, ये फ्लो चार्ट मैंने बना के किया हुआ है, तो इसको भी देख लेना बस। इसके अलावा यहाँ पे ना ट्यूबुलर नेक्रोसिस का हुआ है कि, तो वो ट्यूबुलर नेक्रोसिस किस तरह होता है, मैंने उसका एक फ्लो चार्ट ये बनाया हुआ है कि वाई नो सेल के आपके पास यहाँ पे तो ना इंट्रारीनल के अंदर तो नेक्रोसिस हो जाता है, लेकिन इसके अंदर नेक्रोसिस क्यों नहीं होता प्री रीनल के अंदर, तो उसकी रीज़न ये होती है। अब खैर अब ये भी हो गया। अच्छा, एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ AKI, तो वो भी यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये सारा का सारा यूँ करके कर लेना है। उसके बाद
पोस्ट रीनल AKI की कॉजेज ये मैंने यहाँ पे करके ये लिख ली हैं। नेक्स्ट चलें अगर हम तो आपका क्रॉनिक की आपको ये बस कॉजेज के नाम यहाँ से करना है, ये विशियस साइकिल करना है। उसके बाद ना आपके पास ये 4 मेजर हैं, इनका अफेक्ट पूरे रहते हैं, डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का। ये मैंने निंजा का लेक्चर लिया था, उसने अच्छे से समझाया था इसमें हाइपरटेंशन किस तरह अफेक्ट GFR और इस सब पे करती है, फिर डायबिटीज़ किस तरह करती है इसका भी लिखा हुआ है। और उसके अलावा क्या है ये, हाँ ये ना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किस तरह ये एक्यूट स्टेज में GFR बढ़ाती है, क्रॉनिक में GFR कम कर देती है। इधर भी ये डायबिटीज़ में भी यही होता है, GFR पहले अर्ली स्टेज में बढ़ता है फिर बाद में कम हो जाता है। इधर हाइपरटेंशन के अंदर लेकिन अगर GFR कम ही होता है। उसके बाद पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के अंदर GFR जो है वो कम ही होता है। तो यूँ करके आपके पास ना ये आपको 4 डिजीज़ का पता है। इसके अलावा बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस जो है वो ये एंड में मैंने करके लिखा हुआ है, ये भी देख लेना और सही से देख लो चलो। और उसके बाद बस यहाँ पे ये बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस वाली सारी बातें थी। उसके बाद फिर आगे ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम मैंने उस चैप्टर में बताया था, मैंने वहाँ से भी यहीं पे लिख लिया था। ये वाला एक फ्लो चार्ट आना यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो आपको आना चाहिए। फिर इस चैप्टर में जो इसकी बारे में बात लिखी हुई है ना, वो क्या लिखी हुई है, वो लिखी हुई है यहाँ पे ये वाली कि इसकी आपके पास कॉजेज 3 हो सकती हैं, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अमाइलोइडोसिस और इसके अलावा मिनिमल चेन डिजीज, ये सारा हो गया। इसके अलावा पाइलोनेफ्राइटिस यहाँ पे करके ये पाइलोनेफ्राइटिस दिया हुआ है, इसके बारे में बस 2-4 बातें इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख ली थी, वही देख लेना। और उसके बाद फिर ये चैप्टर जो है इसके अंदर से ये भी ख़त्म हो गया। अच्छा यूरीमिया जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है कि यूरीमिया जो है इसकी यानी अफेक्ट्स ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज आते हैं, अफेक्ट्स ऑफ यूरीमिया आते हैं। इनकी हेडिंग्स आपको बस मेजरली आनी चाहिए, अंदर एक एक लाइन आप अपनी तरफ से लिख देते हो। हाइपरटेंशन के बस ये 3 आपको ना चीज़ें पता हो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि प्रमोट करती हैं हाइपरटेंशन को, ये हो गया। अच्छा ये फिर वही वाला है मैंने बनाया हुआ उसे कॉजेज, ये मैंने JP से भी लिख ली थी। इसके अंदर JP में ना बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है, तो आप वहाँ से देखना। बाकी एंड में मैंने ना कुछ सरसाकी ने एक्स्ट्रा केसेस जो लिखवाए थे ना, तो वो क्या कहते हैं ना मैंने वो भी लिख लिए थे सारे के सारे। तो ये सारे ये इससे MCQs बहुत बनते हैं, इसलिए कॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कुछ ना, बाकी ये आगे स्पेशल ट्यूबुलर डिसऑर्डर्स बस इनकी हेडिंग्स देखते जाना और उसके बाद ना बस मेन बातें करते जाना, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इधर से अगर हम देखें ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से कर लेना है। ये टेबल जो है ना आपको एज सच मिल जाएगा उधर फर्स्ट एड के अंदर मिल जाएगा। फर्स्ट एड में इन्होंने ये वाला टेबल है, लेकिन बातें सारी की सारी जो हैं वो यही वाली हैं जो कि इधर सारी लिखी हुई हैं। खुद बना लोगे तो भी फ़ायदा है, अगर वहाँ से देख लोगे उसमें कुछ एडिशन अगर करनी हो तो फिर ना, लेकिन खैर ये वो वाला टेबल है, ये फर्स्ट एड से मैंने बनाया हुआ है। और उसके बाद फिर वो जो मैंने यूरीमिया के इफेक्ट्स कह रहा था ना, तो वो भी मैंने यहाँ पे यूँ करके लिखे हुए थे। अच्छा इसमें से ना ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्टियोमलेशिया किस तरह होता है, और इसमें ये तो ये वाले के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लेना बस। बाकी यहाँ तक आके आपके पास रीनल फिजियोलॉजी जो है वो ख़त्म होती है। आई होप समझ आ गई होगी। थैंक यू।